Dear friends, attitude is a refresh button by which you can refresh the window of your mind hard disk. As a staff का एटीट्यूड होता है, एज ए ओनर्स आपका ओनर्स का एटीट्यूड होता है। तो सेगमेंट बढ़ाना, काम करना, ये कोई आसान बात नहीं होती है। 500 करोड़ कोई खाने की बात नहीं है। 2004 साल में वॉलप्लास्ट ने कंपनी चालू किया और आज 2015 के अंदर 500 करोड़ तक पहुंच गए। रिक्शा में बैठे हुए होते, लेकिन भाई साहब जरा जल्दी चलो ना, आप क्या कर रहे हो? एटीट्यूड आपके साथ में था ही। इट वॉज नेवर दैट इट वॉज नॉट विथ यू, इट वॉज ऑलवेज 24 आवर्स विथ यू। क्या जमाना हुआ होगा वो 1960 का जमाना, जब इस शख्स ने आयरन स्टील प्लांट लगाने की बात की। आयरन स्टील प्लांट लगाया, क्या दिमाग चला होगा, क्या उसकी सोच होगी जब पूरा राज ब्रिटिशों के अंदर था, कंट्री ब्रिटिशों के अंदर था, क्या उसकी सोच रही होगी? कोई अलग चीज नहीं लग रहा है आपको? कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा है उस शख्स के बारे में और हमारे बारे में, हमारी सोच के बारे में? यस और नो? डियर फ्रेंड्स, ये कोई साधारण बात नहीं थी। इंदिरा गांधी जी का युग था जहाँ पे लाइसेंस राज चलता था। ये सब चीजों से मैं आपको वाकया खाली इसके लिए कराऊं, नॉट टू मेक यू बोर। डियर फ्रेंड्स, I just want to realize the facts and the figures of Indian market with the businessmen that these people must have faced. The difficulties businessmen must have faced. Practically ये उन्होंने फेस करके आगे निकल गए हैं। आज फिर भी 1992 में नरसिम्हा राव के राज में हम लोग लिबरल हो गए। आज तो काफी परिवर्तन हो चुका है। लाइसेंस मिलना, फैक्ट्री पुटअप करना, ये इतनी डिफिकल्ट बातें आज भी, ये नहीं बोल रहा हूँ डिफिकल्ट है, IPO लेके आना डिफिकल्ट नहीं है आज भी, लेकिन ये फ्रेंड्स उस टाइम पे क्या हुआ होगा। फ्रेंड्स, 500 करोड़ कोई खाने की बात नहीं है। 500 करोड़ 2004 साल में वॉलप्लास्ट ने कंपनी चालू किया और आज 2015 के अंदर 500 करोड़ तक पहुंच गए। देखो, एक वॉल पुट्टी जैसा प्रोडक्ट शुरू में चालू किया, फिर वॉलप्लास्ट, फिर लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, रेडी मिक्स मिक्सचर्स, काफी सारे चीजें लेके आए। देखो, सेगमेंट बढ़ाना, काम करना, ये कोई आसान बात नहीं होती है। कंपनी चलाना, एक स्टाफ के लिए तो पगार होता है, अपना पगार मिल गया, कहानी खत्म। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट को मैनेजमेंट चलाना, फैक्ट्री के ओनर को फैक्ट्री चलाना, कोई आसान खाने का काम नहीं होता है। बहुत मुसीबतें उसके अंदर होती है और इसके अंदर ये सारी चीजें जब होती है तो उसका जो दौर गुजरता है। Dear friends, why I am talking to you is this is not a selling or any kind of this thing. I know this is an attitude seminar. Dear friend, what I am trying to talk is ये सारी चीजों में आपको एटीट्यूड की जरूरत पड़ती है। एज ए स्टाफ का एटीट्यूड होता है, एज ए ओनर्स आपका ओनर्स का एटीट्यूड होता है। ये सारी चीजों में एटीट्यूड towards employees and employees attitude towards management has to be really clearly dealt with, really understood what is the role, what are we going to play, what is the kind of role that we are playing. ये सारी चीजें जो है, एक आपको आज मैं ये विवरण करना चाहूंगा। कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी सर्विस में हो, कोई भी सेल्फ प्रोफेशनल हो, कोई भी एक्सपोर्ट्स में हो, कोई भी हो, कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी हो, इंजीनियरिंग कंपनी हो, डायग्नोस्टिक की कंपनी हो, मेडिकल इक्विपमेंट की कंपनी हो, कोई भी हो, आज बैठे हुए यहाँ पे जो भी SMEs आए हैं, डियर फ्रेंड्स, यू रिक्वायर वन थिंग दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। व्हाट कैन मेक द डिफरेंस इज ओनली अ बिगर पार्ट ऑफ इट इज एटीट्यूड। मैं आपको हर चीज से वाकिया कराऊंगा, मैं आपसे आज एक बूंद भी गलत बात नहीं करूंगा इस डायस पे। आई विल टेक यू ऑन हाउ द सक्सेस स्टोरी गोज ऑफ, व्हाट ऑल थिंग्स डू यू रिक्वायर। वो ईंधन क्या है जो रॉकेट को ऊपर जाने के लिए लगेगा, शेल में जाने के लिए। डियर फ्रेंड्स, लेट मी गो थ्रू माय अदर शेड्यूल्स बिफोर आई गो टू द अदर शेड्यूल्स। एटीट्यूड के बारे में जो अशोक भाई साहब ने बताया, डियर फ्रेंड्स, एक चीज मैं वाकिफ करना चाहूंगा। हमारा इन्वेस्टमेंट जब हम लोगों ने शुरू किया तो एक और इमोशनल एटीट्यूड, एक स्टेटमेंट आप देख लेना इंटरव्यू में उन्होंने जो बताया। लेकिन जो दूसरा फैक्ट्री लगाया तो दूसरे फैक्ट्री के टाइम पे हमारा एटीट्यूड थोड़ा बदल गया, तीसरे और चौथे के टाइम में थोड़ा बदल गया, लेकिन चौथे टाइम जब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके जब 5वीं बार आई इन्वेस्टमेंट करने की, तो एटीट्यूड वाज वेरी क्लियर कि अभी हमारा प्रोडक्ट बाजार के अंदर चल रहा है। ये कॉन्फिडेंस उस मैनेजमेंट के अंदर आ चुका था, लेकिन एटीट्यूड जो फर्स्ट टाइम था, ही वॉज वेरी क्लियर इन हिज एटीट्यूड
सेकंड टाइम ऑल्सो ही वॉज क्लियर, थर्ड टाइम वॉज ऑल्सो क्लियर, फोर्थ टाइम वॉज ऑल्सो क्लियर, फिफ्थ टाइम जब इन्वेस्टमेंट की बारी आई तो 4 एक्सपीरियंसेस साथ में थे, 4 टाइम का कॉन्फिडेंस लेवल साथ में था। हर बिजनेस में ये कॉन्फिडेंस आने के लिए इस दौर से जाना पड़ता है। मैं ये फेलियर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन रिस्क की बात जरूर कर रहा हूं। ये 4 टाइम रिस्क था। फर्स्ट 4 टाइम्स वाज अ रिस्क फॉर ए कंपनी। आज यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, काफी सारे लोगों का बिजनेस तो मैं जानता हूँ, काफी सारे लोगों का बिजनेस मैं समझता हूँ, काफी सारे बिजनेसेस तो मैंने नजीक से भी देखे हुए हैं। लोग मेरे से इंटरएक्ट डे टू डे बेसिस पे भी कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे बैठे हुए लोग। लेकिन डियर फ्रेंड्स, फेल्यूर का सामना हम लोगों ने किया ही होगा। फेल्यूर इज अ बाय प्रोडक्ट, उसको कैसे लेके जाना है, ये सारी चीजें से हम लोग निकल जाएंगे। आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए डे टू डे बेसिस पे, कॉर्पोरेट लाइफ में, एज अ प्रोफेशनल ऑल्सो एंड एज एसएमई ऑल्सो। वी विल गो अहेड विद द प्रेजेंटेशन टुडे डियर माय फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, attitude is a refresh button by which you can refresh the window of your mind hard disk. The quote is prepared by myself. एक रिफ्रेश बटन है साहब। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक बात समझ लो, आप जब काम करते हो आपके ऑफिस में, तो आपके ऑफिस में आप रोज एकदम परफेक्ट आते हो क्या? और रोज हर चीज एकदम जैसे सूरज निकलता है ढल जाता है, सूरज आता है ढल जाता है। परफेक्शन इतना होता है कि अपने अंदर सूरज इज अ कांस्टेंट फिनोमिना। इज एटीट्यूड ए कांस्टेंट फिनोमिना? डू यू एक्सेप्ट इट? यस और नो? कांस्टेंट है या नहीं है? कैन एनीवन टॉक? इट इज अ कांस्टेंट एटीट्यूड। एटीट्यूड इज अ कांस्टेंट फिनोमिना। हाँ? यस? कितने लोग यस है बताओ तो यार, जरा हाथ ऊपर करो ना प्लीज, थोड़ा थोड़ा हाथ तो ऊपर हो जाए। डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, the other peoples are right. Attitude is not a constant phenomena. We need to build it constant. देखो, आप सुबह निकलते हो, आपको जल्दी आपके फैक्ट्री में पहुंचना है, आप फटाफट कार लेके निकल जाते हो और सामने वाले कार को पा हॉर्न देते हो। You don't, you are worried कि मैं 9:30 बजे मेरे को पहुंचना है। Attitude not constant ना। हम लोग सामने वाले को गाली दे देते हैं, गाली मतलब एक्चुअली गाली नहीं, लेकिन ऐसे, अरे क्या यार समझता नहीं है मेरे को यार, लेको होता है नहीं होता है अपने लोगों के साथ। रिक्शा में बैठे हुए होते हैं, लेकिन भाई साहब जरा जल्दी चलो ना, आप क्या कर रहे हो? होता है नहीं होता है। एटीट्यूड इज नॉट ए कांस्टेंट फिनोमेना डियर फ्रेंड्स, हमेशा चेंज होता है, सुबह दोपहर रात को इस चेंजिंग। अपने बिजनेस में इसका तकलीफ अपने को महसूस होता है। हम जब बिजनेस करते हैं ना, तो यही रिफ्लेक्सेस अपने बिजनेस के ऊपर होती है, यही चीजें अपने बिजनेस के ऊपर असर करती है। देखो, ये चीजें हैं माइनर, छोटी छोटी होती है बातें। मैं आज आपको ये सब छोटी बातें नहीं बताने वाला हूं, बिलीव मी, दिस इज अ बिग स्टोरी, आई वांट टू कंटिन्यू, बट दीज आर ऑल स्मॉल थिंग्स व्हिच कीप ऑन रिफ्लेक्टिंग ऑन अस, कीप ऑन रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर रिफ्लेक्सेस, keep on reflecting on our day to day window that we carry, because आपने एटीट्यूड को नहीं देखा, एटीट्यूड तो तुम्हारे साथ में था ही। आपने रिक्शे वाले को क्या बोला, या आपने गाड़ी में चलाते वक्त जोर से हॉर्न दिया या जो भी किया, लेकिन एटीट्यूड आपके साथ में था ही। इट वॉज नेवर दैट इट वॉज नॉट विथ यू, इट वॉज ऑलवेज 24 आवर्स विथ यू। डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक द सेशन अहेड इज, let's understand first basics of attitude and then we can proceed ahead, and that's the only reason why I give you certain examples of day-to-day basis today. Dear friends, this is, इन 7 को तो आप लोग पहचानते होंगे, नहीं पहचानते? कौन नहीं पहचानता है? Is there anyone? हाथ ऊपर करे। कोई है? Not a single hand. हम सब जानते हैं, जे टाटा साहब को, बाजू में बैठे हुए रतन टाटा साहब है। टाटा के बारे में बात करते हैं तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली मुंह में आ जाता है, यस और नो? आ जाता है। क्यों? बिकॉज दे हैव मेंटेन्ड द एटीट्यूड, इट्स अ कांस्टेंट थिंग, इट्स अ कांस्टेंट फिनोमिना, इट्स अ कांस्टेंट फिनोमिना। जे टाटा साहब, इनके बारे में मैं कुछ चीजें आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जमशेदजी टाटा ने आईएम स्टील प्लांट चालू किया 1907 में। ये स्टील प्लांट जब उन्होंने लगाया, तो आप जैसे एक बात सोच लेना कि क्या वो युग था, क्या वो युग था? टांगे में हम लोग चलते थे, हम लोग बैलगाड़ियों में चलते थे, हम लोग तो नहीं थे, लेकिन हमारे जो पीछे की जनरेशन थी,
क्या जमाना हुआ होगा वो 1960 का जमाना, जब इस शख्स ने आयरन स्टील प्लांट लगाने की बात की। आयरन स्टील प्लांट लगाया, क्या दिमाग चला होगा, क्या उसकी सोच होगी, जब पूरा राज ब्रिटिशों के अंडर था, कंट्री ब्रिटिशों के अंदर था, क्या उसकी सोच रही होगी। कोई अलग चीज नहीं लग रहा है आपको, कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा है उस शख्स के बारे में और हमारे बारे में, हमारी सोच के बारे में? यस और नो? नो? यस, थैंक्स अ लॉट। Dear friends, J.R.D. Tata was born on July 29, 1904 in Paris. 1925, J.R.D. Tata joined Tata Sons as an unpaid apprenticeship person. Unpaid apprenticeship करके उन्होंने अपना करियर चालू किया टाटा सन्स के अंदर। 1925 में 29, he became a first pilot of India. 1932, a zeal of fulfilling was fulfilled with the formation of Tata Aviation Services in 1932. 1948 में J.R.D. Tata launched Air India International. 53 में Government of India appointed J.R.D. as a chairman of Air India. Dear friends, let me put you 25 years. He was on the board of Indian Airlines. Dear friends, 1956 J.R.D. Tata started a program of closer employee. ये जो HRD वाले लोग हैं ना, देखो ये बात बहुत अहमियत रखती है, एटीट्यूड यहाँ पे आ जाता है। उन्होंने क्या चालू किया? प्रोग्राम ऑफ क्लोजर एम्प्लॉय एसोसिएशन विद द मैनेजमेंट, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्रोग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं आज के जमाने में। उस जमाने में J.R.D. टाटा का दिमाग चला था। देखो ये बात समझने की जैसी है, 1956 में जब कंट्री क्या था और इस साहब का दिमाग कैसे चल रहा था। देखो उन्होंने क्यों टाटा को बिल्डअप किया, कैसे बिल्डअप किया, कैसे मेंट किया होगा, इसके आंसर इस स्लाइड में आपको दिख जाएंगे। देखो ये एटीट्यूडल बातें हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं है। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे आने वाले 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल के अंदर कुछ बनानी है, तो इन चीजों के ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा। देखो सिचुएशनल एटीट्यूड लेके नहीं चल सकते हैं। सिचुएशनल एटीट्यूड मतलब क्या है कि औरंगजेब का दरबार है, आज चाहा लगा दिया, कल चाहा नहीं लगा दिया, लेकिन ऐसे बिजनेस नहीं चलता है। ये टाटा का उदाहरण मैं आपको इसके लिए दे रहा हूं। मोर ओवर पर्सनली माय परसेप्शन इज कि टाटा HR इज वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिकॉज देयर एटीट्यूड्स आर फंडामेंटली क्लियर। देयर एटीट्यूडल विंडो इज वेरी क्लियर कि मुझे क्या करना है, मेरा स्टाफ कितना अहमियत रखता है, मैं स्टाफ के साथ में क्या करने वाला हूं, मेरा स्टाफ को मुझे क्या करना है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये स्टाफ मुझे क्या करेगा। देखो देयर आर टू थिंग्स ऑलवेज। Let me come to those parts in my coming slides. Let me go ahead. 57 on the eve of Silver Jubilee of Air India, J.R.D. received a Padma Bhushan Award. 1979, Tata cared greatly for his work at Tata Steel, instituted a new practice. A worker is deemed to be at work for the moment he leaves from home for work till he returns from home to work. देखो ये क्या सोच थी। घर से निकलने के बाद, फैक्ट्री में आने के बाद या ऑफिस में आने के बाद घर पहुंचने तक he is termed and deemed as a worker, employee of the company। देखो ये गहराई की सोच है। सोच को हमें आपका अगेन एटीट्यूड इज अ रिफ्लेक्शन हियर। आप कैसे उसको देखते हो, आप उसको कैसे देखते हो, इसके ऊपर ही आप उसको समझ पाओगे। अगर आप उसको पॉजिटिवली देखोगे तो पॉजिटिवली कुछ ना कुछ एम्पायर बना खड़ा करने के लिए ये आप लोगों के काम में आ जाएगा। 87 ही फाउंडेड टाइटन इंडस्ट्रीज, टाइटन वॉचेस के बारे में मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं। 92 ही वाज बेस्टेड विद इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न। J.R.D. Tata was the chairman of Tata Sons for 50 years. Dear friends, under his chairmanship, the assets of Tata Group ranged from $100 million to $5 billion. Dear friends, he died on 29 November 1993 in Geneva. देखो साहब, $100 million से $5 billion तक पहुंचाना, 29 में उनका जन्म हुआ। Dear friends, almost 93 मतलब 92 तक उनका एक्चुअल कार्य रहा टाटा सन्स और टाटा एंटायर ग्रुप के अंदर। सोचो अप्रोक्सीमेटली I would put it in this way कि 70 years plus the man batted। 50 years तो उन्होंने बैटिंग की एक्चुअली टाटा के लिए। उस 50 सालों के अंदर उन्होंने $100 million से लेके $5 billion तक टाटा ग्रुप को पहुंचा दिया। ये सोच के अंदर कुछ ना कुछ अहमियत तो होगी ना साहब।
कुछ ना कुछ तो वो डेली दूसरा सोचते होंगे, कुछ ना कुछ उनके थिंकिंग पैरामीटर्स अलग रहे होंगे हम लोगों से, कुछ ना कुछ तो सोच उनकी अलग होगी, कार्य उनका अलग हुआ होगा, जहां पे कुछ वो अलग सोचते होंगे जो हम लोग नहीं सोच पाते हो, या हम लोग जो विजन नहीं रख रहे हैं। आज एक बात तो सोचो कि $5 बिलियन टर्नओवर रखने की छाती आज हमारे में अंदर है क्या? आज अपने कंपनी के अंदर $5 बिलियन टर्नओवर करने की छाती है क्या? क्या हम लोग वो विजन आज देख रहे हैं क्या? आर वी क्लियर कि वो विजन हम लोग देख रहे हैं? सही मायने में हम लोग देख रहे हैं क्या? आर वी रियली लुकिंग टू दैट विजन? इफ यस, डियर फ्रेंड्स, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. If no, you need to clear your window. That is for clear and take it for granted. I will prove it once I finish my session today in front of you. Dear friends, J.R.D. Tata sharing with Ratan Tata. The stalwart international icon Sir धीरूभाई अंबानी साहब, इनके बारे में मैं कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा. ये मेरे स्लाइड जो है प्रेजेंटेशन का बेस है, एटीट्यूड का बेस है. मैं आपसे लिए इसके लिए शेयर कर रहा हूं कि एक सोच में देयर इज अ डिफरेंस. उनकी सोच और अपनी सोच, उसके अंदर कुछ तो डिफरेंस है साहब. तभी तो जाके वो ये कार्य कर पाए. देखते हैं इन साहब ने क्या कार्य किया है. वैसे तो हम लोगों को मालूम है. डियर फ्रेंड्स, आईपीओ, ये मैं स्लाइड्स आपके सामने लेके जा रहा हूं. जस्ट आई वॉन्ट यू टू थिंक के वो दौर कैसा गया होगा रिलायंस का. रिलायंस इंडस्ट्रीज फाउंडर चेयरमैन धीरूभाई अंबानी साहब, दिसंबर 28, 1932 में इनका जन्म हुआ. डियर फ्रेंड्स, 1949 एट द एज ऑफ 17 द यंग मैन स्टार्टेड टू यमन, एक सिटी कॉल्ड एडन इन यमन. ही स्टार्टेड एज अ पेट्रोल फिलर. डियर फ्रेंड्स, धीरूभाई अंबानी साहब eventually returned to India to start Majin, a company of import and exports, with चंपकलाल दमानी साहब, उनके कजिन ब्रदर जो थे, उनके साथ में उन्होंने मजीन नाम की कंपनी चालू की. यहां से वो एक्सपोर्ट करते थे स्पाइसेस और इंपोर्ट करते थे यार्न. ये फ्रेंड्स, 1962 धीरूभाई आइडेंटिफाइड an emerging opportunity in yarn trading, shifted to new business. 1962 में उनको yarn trading की इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी दिख गई. उनकी नजर सूरत मार्केट की तरफ गई. गुरु पिक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग इनको जस्ट स्लाइड्स को याद करो. गुरु पिक्चर की क्या थी, उनकी सोच क्या थी. गुरु पिक्चर के अंदर उन्होंने जो दिखाने की कोशिश की है. डियर फ्रेंड्स, 62 में the man identified an opportunity in yarn trading business. After that, in 1965, Champaklal Damani and Dhirubhai Ambani साहब ended their partnership. 66 में Reliance Industries का जन्म हुआ. Then, dear friends, in 1977, the company went public. Dhirubhai's decision to prefer the capital market. Dhirubhai is created with starting the equity cult in India. More than 58,000 investors. 1977 में साहब धीरूभाई साहब came with an IPO. 77 में इंडिया का पहला आईपीओ उन्होंने विमल का लेके आए. 58,000 सब्सक्राइबर्स ने उसको सब्सक्राइब किया और 7 times it was oversubscribed. डियर फ्रेंड्स, ये कोई साधारण बात नहीं थी. इंदिरा गांधी जी का युग था जहाँ पे लाइसेंस राज चलता था. ये सब चीजों से मैं आपको वाकिया खाली इसके लिए कर रहा हूँ, नॉट टू मेक यू बोर. डियर फ्रेंड्स, I just want to realize the facts and the figures of Indian market with the businessmen that these people must have faced, the difficulties these businessmen must have faced. Practically ये उन्होंने फेस करके आगे निकल गए हैं. आज फिर भी 1992 में नरसिम्हा राव के राज में हम लोग लिबरल हो गए. आज तो काफी परिवर्तन हो चुका है. लाइसेंस मिलना, फैक्ट्री पुटअप करना, ये इतनी डिफिकल्ट बातें आज नहीं रही. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डिफिकल्ट है, क्या आईपीओ लेके आना डिफिकल्ट नहीं है आज भी. लेकिन डियर फ्रेंड्स, उस टाइम पे क्या हुआ होगा. 1980 में बैकवर्ड इंटीग्रेशन चालू हुआ. पताल गंगा का प्लान उन्होंने पुटअप किया. डियर फ्रेंड्स, 1990 रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन का जन्म हुआ. 1991 में रिलायंस हजीरा का जन्म हुआ. डियर फ्रेंड्स, हजीरा के बारे में मैं यहाँ पुटअप करना चाहूंगा. हजीरा का जो स्टोरी है उसका 36 मंथ में हजीरा का प्लांट इरेक्ट हुआ. 36 मंथ्स, 36 महीने में एक्चुअल प्रोडक्शन चालू हुआ. मोरे साहब केमिकल इंजीनियर हो, यू मस्ट बी नोइंग द स्टोरी. 2.5 साल में पायलट रन लिया, 36 मंथ में फाइनल आउटपुट चालू किया. तो धीरूभाई साहब ने उसके ऊपर बोला
ये प्लानिंग, एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन विथ अनस्टॉप्ड एटीट्यूड। ये उनका रिलायंस के कन्वर्सेशन बुकलेट जो था उसमें मैंने पढ़ा था, अनस्टॉप्ड एटीट्यूड, उसमें कोई स्टॉपेज नहीं था। मैं आपसे ये लेके जाना चाहता हूं, धीरूभाई अंबानी या जे.आर.डी. टाटा साहब के विंडो में कोई स्टॉपेजेस नहीं थे, एटीट्यूडल स्टॉपेजेस नहीं थे, फंडामेंटल वेर क्लियर, एकदम क्लियर था क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम फिक्स, इंप्लीमेंटेशन का बटन दबा दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। इतना जबरदस्त कार्य वो करते थे। सुपरवाइजर लोगों के साथ में जो इंजीनियर हुआ करते थे, सुपरवाइजर्स हुआ करते थे इलेक्शन टाइम के, कुछ फोटोग्राफ्स मेरे पास है जो पर्सनली उनके साथ में खाना खाया करते थे, उनके डेस्क के पे ऊपर बैठ के या उनके साथ में बैठ के, उनके साथ में रात रात भर वहां रुकते थे वो। ये फ्रेंड्स, ये कोई साधारण एटीट्यूड नहीं है। ये फ्रेंड्स, ये दर्शाता है आदमी क्यों बना है। हमारे बीच में सोच के अंदर डिफरेंस है, वरना यहां पे आज आप सब और मैं धीरूभाई अंबानी साहब होते थे, बट वी आर नॉट। हमको धीरूभाई साहब का स्लाइड दिखाना पड़ रहा है और मैं दिखाने की डेयरिंग कर रहा हूं। आई होप यू आर लविंग इट। ये मैं ग्रांटेड पकड़ के चल रहा हूं, you are all are loving it. I really don't know whether you are just I have taken it for granted कि जे.आर.डी. टाटा साहब और धीरूभाई अंबानी साहब ये वर्ल्ड आइकॉन्स है और आपको भी पसंद आएंगे। इसके जो तौर तरीके हैं सोचने के, उनमें और हमने डिफरेंस है वो बताने की खाली चेष्टा मैं कर रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, 1991 हजीरा प्लांट जो मैंने आपसे बात किया, 1991 रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जामनगर का वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफाइनरी डाला। इसकी लागत 1 लाख करोड़ के ऊपर। सोचो आप इस शख्स के बारे में, मैं आपको जो उनके बुक में पढ़ा हूं, 92 में जन्म हुआ चोरवड़ में धीरूभाई अंबानी साहब का। स्कूल में जाते थे, जब स्कूल में जाया करते थे तो उनकी जब छुट्टी मिलती थी या सैटरडे जब हुआ करता था या संडे जब हुआ करता था या पिलग्रिमेज जब ज्यादा आया करते थे गिरनार पर्वत पे, जहां पे दत्त गुरु जी का स्थान है, वहां पे ये शख्स जाके भुजिया बेचता। देखो करियर कितने जल्दी चालू किया। सेगमेंटेशन सीखा होगा नहीं सीखा होगा, कस्टमर को सीखा होगा नहीं सीखा होगा यंग एज में। भुजिया बेचने वाला आदमी यमन जाता है, पेट्रोल फिलिंग करता है, पेट्रोल पंप से लेके एज ए पेट्रोल क्लर्क तक क्यों जाता है? क्योंकि उनका जो पेट्रोल पंप था, जो डिस्ट्रीब्यूटर था, शेल कंपनी ने उनको टेक ओवर कर लिया था और शेल ने इसको देखा और उसको क्लर्क बना दिया। तो जाके शेल कंपनी में बैठ गए काम करने के लिए एज ए क्लर्क। तब जाके उन्होंने रिफाइनरी देखी और तब जाके उन्होंने ड्रीम करना चालू किया कि हिंदुस्तान में मैं ये काम कर सकता हूं। आने वाले पीढ़ियों में हिंदुस्तान आज एक फ्री कंट्री हो रहा है, मैं जाके वहां पे ये काम कर सकता हूं। देखो साहब, एक छोटा सा बच्चा पेट्रोल पंप रिफाइनरी में डालने की सोच कर सकता है, इसकी बड़ी सोच है। डियर फ्रेंड्स, ये कोई साधारण सोच नहीं है, इसके अंदर बहुत गहराई है। डियर फ्रेंड्स, 2002 में केजी गैस बेसिन डिस्कवरी हुई जब मुकेश अंबानी साहब ने फुल फ्लेज टेक ओवर कर लिया था, क्योंकि उनका देहांत 2002 में हो गया। डियर फ्रेंड्स, आई वुड पुट इट सम फेमस कोट्स ऑफ धीरूभाई अंबानी साहब: थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, ideas are no one's monopoly. Dear friends, is this not true? Is this not true? Do you accept this or not? देखो ये सोच वाली बातें हैं। ये मैं आपको रामायण महाभारत धीरूभाई कहानी कथा नहीं पढ़ा रहा हूं, ये एक्चुअल उनका कोट्स है जो उनके बुक से मैंने निकाला है। नेट पे होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं। कोट्स जो है ऑफिशियल कोट्स है। Our dreams have to be bigger, our ambitions higher, our commitments deeper and our efforts greater. देखो ये सोच कैसी है, देखो ये सोच कैसी है। Our dreams has to be bigger, our ambitions higher, our commitment deeper and our efforts has to be greater. देखो उन्होंने बोला एफर्ट्स भी ग्रेटर होना चाहिए। हम लोग लैक कहां करते हैं? ये जो थर्ड चीज है ना, उसके अंदर लैक करते हैं हम लोग। थर्ड चीज के अंदर लैक करते हैं। एफर्ट्स आर नॉट ग्रेट। 36 मंथ में हजीरे का प्लांट हो सकता था क्या? विद्याधर मोरे साहब, बीइंग एन केमिकल इंजीनियर, डू यू फील प्रैक्टिकली इट इज नॉट अ क्रांति? यस और नो? आई वुड लाइक टू हियर योर वर्जन।
chemical engineer who is running Vivid International Private Limited company of his own. His company is in a brackets of approximately 5 crores. We have just started almost 5 years back, 6 years back. Dear friends, a person who is BE Chemicals is talking to us. Practically also it is not possible. अजूबा करके दिखाया है, अजूबा करके दिखाया है. यह जज्बा था लेकिन उसके पीछे एफर्ट्स थे. Dear friends, we all want to grow. We are committed. फिर क्या तकलीफ है वो आज मैं आपको बताने की कोशिश करने वाला हूं. मैं ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि ये लोग बड़े हैं. लोग बड़े हैं क्यों हुए? जो अशोक भाई का मैंने आप लोगों को पहले इंटरव्यू दिखाया, जो 500 करोड़ तक पहुंच गए, उनकी सोच एटीट्यूड के प्रति क्या थी? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, सेकंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड इन्वेस्टमेंट, फोर्थ इन्वेस्टमेंट, फिफ्थ इन्वेस्टमेंट के प्रति क्या थी? ये सोच अपने को आगे लेके जाएगी. आप प्रोफेशनल्स भी हो ना, तो ये सोच आपकी बदलनी पड़ेगी. डोंट वर्क एज ए प्रोफेशनल. मैं काम पे जाता हूं, मेरे को 2 तारीख को, 6 तारीख को, 10 तारीख को पगार बैंक में आ जाता है. मेरा काम खत्म. बेचारा वो एंटरप्रेन्योर है, ओनर है, डायरेक्टर है, पापड़ खेल रहा है. फैक्ट्री है, होते हैं जो मराते हैं दिन भर फैक्ट्री के अंदर. घर पे जाके भी लैपटॉप खोल के काम करते हैं. कहीं बॉस टर्की में है, करस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं.